गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपनी 6th क्लास की हिस्ट्री की रिवीजन। ठीक है, हमने जो है थ्योरी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 6th 7th 8th। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं एनसीईआरटी बुक से 6th 7th और 8th हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी रिवीजन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री, जो इतिहास है 6th क्लास का, उसका पहला अध्याय आज हम करने वाले हैं। प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, मुझे पता है बीच में क्लास नहीं हो पा रही है बीच में, तो उसका रीज़न है थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो ये नोट्स वोट्स में भी टाइम लगता है थोड़ा हाथ से बनाने में, तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, अपना जुलाई में है ना एग्ज़ाम, तो बहुत टाइम है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हम अपनी अच्छे से जो है सारी तैयारी कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा। अपने कम से कम 5 दोस्तों में, हर कोई जो भी देख रहा है, कम से कम 5 दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो है लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना इतिहास का। ठीक है, जो हमारी इतिहास है उसका पहला अध्याय करने वाले हैं। हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं? जो इतिहास है उसको हम क्यों पढ़ते हैं, हमें इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताया गया है। इतिहास हमें बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, मतलब जो आज की दुनिया वो कैसे बनी। मतलब यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है, जो बीत गया है उसके अतीत के मतलब जो आज का है, वर्तमान है, उसके अतीत के बारे में बताता है। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा हमें समय और संसार के युग में ले जाती है जब लोगों का जीवन अलग था। मतलब लोग जो है अलग तरीके से जीते थे, अलग तरह से रहते थे, अलग तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, लोगों की अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ जो है आज से अलग था। जो पहले के लोग थे, कई लाख वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 1000 सालों पहले, तो उनका जो रहने सहने का तरीका अलग था, उनका खाना अलग था, पहनने के लिए कपड़े अलग थे, बस्तियां अलग थी। ठीक है, उनकी जो शिल्प कलाएं हैं, जो वो सारी चीज़ें क्या थी, आज से बहुत ही भिन्न है, अलग थी। ठीक है, इतिहास हमें सिर्फ राजाओं रानियों और उनकी विजयों और नीतियों के बारे में ही नहीं, बल्कि शिकारियों, कृषकों, शिल्पकारों और व्यापारियों के जीवन के बारे में भी बताता है। देखिए, ये एज इट इज़ आया हुआ था। क्या इतिहास हमें सिर्फ राजा रानियों के बारे में बताता है? नहीं, इतिहास क्या करता है, इतिहास हमें शिकारियों के, हमने पढ़ा था ना, आखेटक संग्राहक, कृषक, शिल्पकार, इनके बारे में भी पढ़ा था हमने इतिहास में। तो इन लोगों के बारे में भी बताता है, व्यापारियों के बारे में। व्यापारी तो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो इतिहास जो है इन लोगों के बारे में बताता है, सिर्फ राजा रानी के बारे में ही नहीं। इतिहास केवल महान लोगों की जीवनी ही नहीं, यह सामान्य लोगों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी बताता है। ठीक है, जो इतिहास है वो सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो सामान्य लोग हैं उनके बारे में भी जो है बताता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, नर्मदा नदी के तट पर जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे? लोग हमारे कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, कई लाख साल पहले आखेटक खाद्य संग्राहक नर्मदा नदी पर रहते थे। तो कहाँ रहते थे आखेटक संग्राहक? जो है नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान किर्थर पहाड़ियों पर। और कहाँ रहते थे? जो उत्तर और पश्चिम में स्थित है सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ, हमने देखी थी ना, तो वहाँ पे भी जो है लोग रहते थे। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों का जो है उपजाना सीखा, उपजाया। और भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पालतू, मतलब पशु आएगा ना, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पशु है, एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो यहाँ पे है, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। किस किस को बनाया? भेड़ बकरी और गाय जैसे जो पशु हैं उनको पालतू बनाया। ठीक है,
पशुओं को पालतू बनाया। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको देख लेना। जो उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान किर्थर पहाड़ी है, वहाँ पर क्या था, यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं जो जैसी फसलों को उपजाया और भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। थर्ड पॉइंट हमारा है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। जो उत्तर पूर्व है वहां पे कौन सी? उत्तर पूर्व में क्या है? गारो। और देखिए ये हमने ऐसे देखा था ना, जो हमारा उत्तर पूर्व है ये वाला, इधर यहाँ पे क्या है? गारो की पहाड़ियां। मध्य में क्या है? विंध्य की पहाड़ियां। ठीक है, देखिए यहाँ कृषि का विकास हुआ और विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। कहाँ उपजाया गया सबसे पहले चावल? जो विंध्य है उसके उत्तर में उपजाया गया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर यहाँ भी मतलब जो है लोग रहते थे। यहाँ कृषि का विकास हुआ और विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, फोर्थ है हमारा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास। और कहाँ रहते थे लोग? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कहाँ पे? यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि सिंधु नदी के पास कब नगर फले फूले? लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है ये नदी जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, उसके किनारे जो है कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे। और कहाँ पे थे लोग? गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पे। देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था। कहाँ हुआ था? जो नदी हैं उनके किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और इसके दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहते हैं। क्या कहते थे? मगध कहते थे। जो सोन के आसपास का क्षेत्र था उसको क्या कहा गया? प्राचीन काल में मगध कहा गया। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था। जो मगध के शासक थे, बताइए कौन थे? बताओ कौन थे, बताइए। हमने पढ़ा था ना, जो मगध के शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली हुए। देखिए एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका एक जो है महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। जो दक्षिण एशिया है वो क्या है? एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, जो दक्षिण एशिया है। ठीक है, देखिए लोग यात्राएं क्यों करते थे इसके बारे में जानेंगे। काम की तलाश में यात्रा करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे लोग? क्योंकि उनको काम चाहिए था। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कभी भी बाढ़, सूखा या जो है भूकंप वगैरह जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आ जाती, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ता था। ठीक है, यात्रा करते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्रीय पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो राजाएं होती हैं, राजाएं होते थे उस समय पे, तो वो एक क्षेत्र को जीतने, एक स्थान को जीतने के बाद वो दूसरे स्थान पे जाते थे ना, इसलिए जो है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी व्यापारी होगा अपना सामान बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देने के लिए, जो धार्मिक गुरु थे वो लोगों को शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए, जो मतलब लोग क्या करते थे? नए स्थानों को खोजने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति, परंपराओं को और विचारों को जाना है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते वक्त क्या हुआ, जो लोग हैं, अगर एक जैसे अब हम यहाँ से जाएंगे, अब हम जैसे हरियाणा से किसी भी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं,
ठीक है, वो स्टेट में चले जाएं, आंध्र प्रदेश में चले जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, तो उस साइड में क्या होगा, हम उनकी संस्कृति को जानेंगे, ठीक है, उनकी परंपराओं को जानेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे, और वहाँ के लोग अगर इधर आएंगे तो वो हमारी संस्कृति को जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लोग जो है यात्राएं करते थे। एक बार दोबारा देख लेंगे, लोग क्यों यात्रा करते थे, काम की तलाश में जाते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण इधर उधर चले जाते थे, सेनाएं दूसरे क्षेत्रीय पर विजय प्राप्त करने के लिए जाती थी, व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, जो धार्मिक गुरु हैं वो लोगों को शिक्षा देने के लिए जाते थे, और नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए जाते थे, ठीक है। और उससे क्या हुआ, हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो समृद्ध हुई, और लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं और विचारों को जाना, एक मतलब यात्राएं करने के बाद, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, देश का नाम जो है इंडिया कैसे पड़ा, ये देखेंगे हम। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता है संस्कृत में, इसको सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व की भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। जो ईरानी और यूनानी थे उनको जो है, जो सिंधु है उसको सिंधु नहीं बोल के हिंदोस और इंडोस कहा, और उस नदी जो सिंधु नदी के पूर्व की भूमि पर प्रदेश में रहते हैं उनको क्या कहा गया, इंडिया कहा, ठीक है। और भरत नाम कैसे पड़ा, जो भरत है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को का जो है एक समूह का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। भरत नाम का जो कबीला है वो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के नाम के लिए होने लगा, मतलब एक भरत नाम का कबीला था, उसके नाम पर जो है हमारा जो है भारत रखा गया, ठीक है। देखिए, अतीत के बारे में जानकारी के स्रोत, क्या क्या स्रोत है अतीत के बारे में मतलब जानने के लिए हमारे पास, क्या किस किस के जरिए हम जो है अतीत के बारे में जान सकते हैं। पहली है हमारी पांडुलिपि। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है ना, पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट। ये जो है हाथ से लिखी गई है इसलिए इसको पांडुलिपि कहा गया है। यह प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज नामक पेड़ की छाल जो है, एक सेकेंड, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। कहाँ मिलती है, जो भुर्ज नामक पेड़ है उसकी छाल पर लिखी हुई मिलती है विशेष तरीके से, ठीक है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि विषयों की जो है चर्चा मिलती है। किन की चीज़ों की चर्चा मिलती है, उनके जो पांडुलिपियां उनमें धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजा, जो राजा हैं उनके जीवन के बारे में, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि विषयों की चर्चा मिलती है, ठीक है। देखिए, कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत, एक सेकेंड, प्राकृत, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, र नहीं आएगा इधर, कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, ठीक है। प्राकृत और तमिल में मिलती हैं, ठीक है। कई जो है संस्कृत में लिखी मिलती हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलती हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, इसलिए जो वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के वो प्राकृत भाषा का जो है प्रयोग करते थे, आम लोग, ताकि उनको समझ में आ सके, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है अभिलेख। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर जो है उत्कीर्ण किया जाता था। जो अभिलेख है वो क्या होता था, पत्थर, तांबा, लोहा, उन पे जो है जो खोद खोद के लिखते थे, ठीक है। शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। जो राजा लोग होते थे, जो शासक लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने आदेशों को उन पर लिखवा देते थे, ठीक है, ताकि जो आम लोग हैं उनको देखे, पढ़े और उनका
पालन कर सके। अन्य अभिलेखों में राजाओं, रानियों तथा अन्य लोगों के कार्यों और शासकों की विजयों का लेखा जोखा उत्कीर्ण मिलता है। एक अभिलेख है वो कहाँ मिला? कंधार में मिला है, अफगानिस्तान से मिला है। लगभग जो है 2250 वर्ष पूर्व अशोक शासक के आदेश उत्कीर्ण किया गया था। जो अशोक का जो वो मिला है अभिलेख, वो कहाँ मिला है? कंधार में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मिला है 2250 वर्ष पूर्व। ठीक है, उसमें क्या था? जो अशोक शासक थे उन्होंने अपने आदेश लिखवाए गए थे। यह यूनानी तथा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। कौन कौन सी भाषा में लिखा गया है? कौन कौन सी लिपियों में लिखा गया है? यूनानी तथा अरेमाइक। ठीक है, अरामाइक। चलिए, दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में ये लिखा गया है। पुरातात्विक साक्ष्य: पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष, खुदाई से प्राप्त औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के अवशेष। जो पुरातत्वविद उसके साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? पत्थर मिली हैं, ईंट मिले हैं, ठीक है, उनके अवशेष मतलब चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, खुदाई से प्राप्त औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, आभूषण, सिक्के, ये सारी चीज मिली हैं। ठीक है, ये देखिए, जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। जले हुए अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, एक पात्र था ना जो लाल घड़ा दिखाया गया था, ठीक है, इस तरह से एक घड़ा दिखाया गया था ना लाल और ब्लैक रंग की, उसके ऊपर वो बनाई गई थी। ठीक है, ये पात्र कहाँ मिला था? एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है ये। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जो प्राचीन पात्र था उसका प्रयोग कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व हुआ। और जो पुराना चांदी का सिक्का था उसका प्रयोग कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जो है जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जो भी चीज़ें मिली हैं, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व से प्राप्त जो भी जानकारियाँ हैं, इनके लिए क्या प्रयोग किया जाता था? स्रोत। मतलब ये क्या है? स्रोत हैं जानकारी के। इतिहास उन्हें कहते हैं जो स्रोतों की मदद से अतीत का अध्ययन करते हैं। जो इतिहासकार हैं, ठीक है, किन को इतिहासकार कहते हैं? जो स्रोतों की मदद से इतिहास का अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत एक या अनेक, इसके बारे में जानेंगे। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है, जो अलग अलग लोग थे उनके अलग अलग उनकी सोच थी, अलग अलग विचारधारा थी। ठीक है, तो उनको क्या है? अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही भिन्न था। ये तो जाहिर सी बात है, राजा रानी का जीवन अलग होगा कृषकों से। ठीक है, देखिए, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। उनको तो अपना पेट पालना ही मुश्किल हो जाता था। वो तो लोगों के जो राजा हैं उनके दबाव में ही रहते थे, वो कहाँ अपना लेखा जोखा रखेंगे? वो तो बेचारे कर चुकाते चुकाते चले गए। पुरातत्व की सहायता से इनके जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। तिथियों का मतलब क्या है? वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। जो वर्ष की गणना है वो कैसे की जाती है? ईसा मसीह के जो जन्म है उसकी तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष का मतलब है मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। ठीक है, 2000 का क्या मतलब है? जो मसीह हैं, ईसा मसीह हैं, उसके 2000 वर्ष के बाद। और 2000 ईस्वी पूर्व का क्या मतलब है? ईसा मसीह के 2000 जन्म के 2000 वर्ष पहले। ईसा पूर्वी मतलब पहले। ठीक है, तो इतिहास और तिथियां, इसके बारे में जानेंगे।
ईसवी पूर्व क्या है? ईसवी पूर्व का तात्पर्य है ईसा पूर्व। हम पढ़ते हैं ना, जब हिस्ट्री करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, जब सन लिखते हैं 1900 ईसा पूर्व, ऐसे लिखते हैं ना। तो एडी का तात्पर्य क्या है? एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ठीक है। इस ईसवी का मतलब क्या है? ईसा पूर्व। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। सीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। सीई का क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा। बीपी का क्या तात्पर्य है? बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। और कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? जो ई और पू लिखते हैं हम, इसका तात्पर्य क्या है? ईसवी पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। एडी का मतलब एनो डोमिनी। सीई का मतलब जो है बिफोर कॉमन एरा। बीसीई भी बोल सकते हैं इसको हम, बीसीई और सीई। और बीपी का मतलब क्या है? बिफोर प्रेजेंट। कभी कभी जो एडी है उसकी जगह पे सीई और बीसी की जगह बीसीई जो है उसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए लास्ट हमारा इधर आ गया, ख़त्म हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं? जो कृषि का आरंभ है कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब स्थापित हुए? 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता कब हुई? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो है 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है। और वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व। तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करने वाले हैं अपनी जो है सेकंड। आज हम करेंगे अपनी पॉलिटी या ज्योग्राफी का करेंगे इवनिंग में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।